गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 4 सामाजिक न्याय जो पढ़ रहे थे। कल हमने रोल्स का न्याय के सिद्धांत के बारे में जो डेफिनेशन थी उसने जो उसका वर्णन किया था उसके बारे में हमने कल आपको बताया था। आज हम सामाजिक न्याय का अनुसरण कैसे किया गया इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, सामाजिक न्याय का अनुसरण समाज में सभी वर्गों को समान जो अधिकार दिए गए, सभी के समान एक समान न्याय किया गया। किसी के साथ कोई भेदभाव, चाहे वो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के आधार पर कोई भेदभाव जो उनके साथ नहीं किया। तो सामाजिक न्याय का अनुसरण कैसे किया गया, देखिए इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सामाजिक न्याय का अनुसरण, यदि किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत और इनके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता को भोग करने वाले तथा वहित कर्तों और वंचितों के बीच गहरा एक स्थायी विभाजन मौजूद है, तो हम कहेंगे कि वहाँ सामाजिक न्याय का अभाव। अर्थात किसी समाज में दो वर्ग हों, एक तो धन दौलत वाले हों, एक गरीब हों, तो कहते हैं उसमें जो बीच की जो खाई है वो ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और इससे एक सामाजिक न्याय का पूरी तरह से अनुसरण नहीं हो पाएगा। हम या सिर्फ समाज में विभिन्न व्यक्तियों के जीवन यापन में सिर्फ विभिन्न सत्रों की चर्चा कर रहे हैं। न्याय के लिए लोगों के रहन सहन के तौर तरीके में पूर्ण समानता का एकारूप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन समाज की अन्यायपूर्ण कहते हैं लेकिन उन समाज को अन्यायपूर्ण ही माना जाएगा जहां धनी और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी हो कि वे बिल्कुल भिन्न भिन्न दुनिया में रहने वाले लोग हों, जहां अपेक्षाकृत वंचितों को अपनी स्थिति सुधारने की कोई मौका न मिले, चाहे वे कितना भी कठिन मेहनत क्यों न करें। दूसरे शब्दों में, न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थिति जरूरी मुहैया करानी चाहिए। अर्थात आधारभूत जो ढांचा है जब तक सही नहीं होगा तब तक सभी व्यक्तियों के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। यदि गरीब अपनी रोटी रोजी के लिए ही काम करता रहेगा तो आगे की वो नहीं सोच पाएगा, ताकि वो स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने सक्षम हो सके, समाज में अपनी प्रतिभा का विकास करे तथा इसके साथ समान अवसरों के जरिए अपने चुने हुए लक्ष्यों की ओर बढ़े। तो स्टूडेंट आओ कुछ करके सीखे। तो आपने क्या करना है, देखिए विभिन्न सरकारी और संयुक्त राष्ट्र संघ इकाइयों ने भोजन, आय और पानी जैसी सुविधाओं की न्यूनतम आवश्यकताओं की गणना की है। अपने स्कूल के पुस्तकालय का इंटरनेट से ऐसी गणनाओं की खोज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप ऐसी योजनाएं कौन कौन सी लागू की गई हैं, जैसे आप कोविड-19 के लिए भी आपको देखा है कि भोजन की व्यवस्था के लिए अनाज है वो 3 महीने तो पहले फ्री दिया था गवर्नमेंट ने, और अब भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब व्यक्तियों को देने जा रही है। तो ये सामाजिक न्याय का अनुसरण ही हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो गरीबों के साथ तो अन्याय हो जाता, क्योंकि उनकी तो रोजगार ही उनका तो छिन गया था। देखिए, लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी न्यूनतम बुनियादी स्थितियों का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं। विभिन्न सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की गणना के लिए विभिन्न तरीके ईजाद किए हैं, लेकिन सामान्यतः इस पर सहमति है कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा आवश्यक है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी इन बुनियादी स्थितियों के जो महत्वपूर्ण हिस्से होंगे। लोगों को बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है। हालांकि सभी नागरिकों के लिए इन बुनियादी शर्तों की पूर्ति, खासकर भारत जैसे देश में जहां गरीबी की इतनी बड़ी तादाद है, सरकार पर भारी बोझ बन सकती है। अगर हम सभी इस बात पर सहमत भी हो जाएं कि राज्य को समाज के सबसे बड़े वंचित सदस्य की मदद करनी चाहिए, जिससे वे बाकियों के साथ एक हद तक समानता का आनंद ले सके, तब भी इस बात पर सहमति हो सकती है कि इस लक्ष्य को पाने का यह एक सर्वोत्तम तरीका होगा। आजकल हमारे समाज में और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी यह बहस चल रही है कि क्या मुक्त बाजार के जरिए खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देना समाज के सुविधाजनक सदस्यों को नुकसान पहुंचाया जाए और बगैर सुविधाहीनों की मदद करने का सर्वोत्तम तरीका होगा कि गरीबी को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। हमारे देश में इन भिन्न भिन्न प्रस्तावों का विभिन्न राजनीतिक समूह
समर्थन कर रहे हैं जो ग्रामीण या शहरी गरीब जैसे सीमांत समूह की आबादी की सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं के तुलनात्मक गुण दोष पर बहस करते हैं। इस खंड में हम संक्षेप में इस विवाद की परख करेंगे। देखिए, मुख्य बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, यानी कि मुक्त बाजार, ओपन जो बाजार, और राज्य का इंटरफेयर। तो इसके बारे में देखिए, राज्य मुक्त बाजार जो होता है उसमें कैसे इंटरफेयर, कैसे टैक्स लगाता है, कैसे उनको जो है टैक्स के माध्यम से पैसे वसूल करने की कोशिश करता है, इससे गरीब लोगों को क्या नुकसान होता है और अमीर लोगों को क्या फ़ायदा होता है, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। देखिए, मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहाँ तक संभव हो व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने के लिए तथा मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के मामले में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौतों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। उन लोगों की अधिकतम मात्रा हासिल करते हुए एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद्विता करने की छूट होनी चाहिए। यह मुक्त बाजार का सरल नियंत्रण है, यानी कि कोई व्यक्ति चाहे कंपटीशन में सस्ती बेच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं इस पर कोई बाउंडेशन। आप देखते होंगे बाजार में फिक्स प्राइस होते हैं, तो कोई व्यक्ति यदि उससे नीचे बेच नहीं सकता, क्योंकि फिक्स प्राइस उस पर लिखा होता है। मुक्त बाजार के समर्थक मानते हैं कि अगर बाजार को राज्य के इंटरफेयर से मुक्त कर दिया जाए तो बाजारी कारोबार का योग कुल मिलाकर समाज के लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित कर देगा। इससे योग्यता और प्रतिभा से लैस लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा, जबकि अक्षम लोगों को कम हासिल होगा। उनकी मान्यता है कि बाजारी वितरण का जो भी परिणाम हो वह न्यायसंगत होगा। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बताया इसके लिए। न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे, अर्थात गरीब दीनों का जो है सहायता करे। तो ये आपको आज हमने आपको बताया। कल इसके और जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में आपको डिस्कस से बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक जो है इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।